हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लिटविट्स। आज हम फिर से आ गए हैं एक न्यू पोम लेके क्लास 9th की, द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री, रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स। क्लास 9th की पोम है द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री, रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स। ये पोम का नाम है और ये पोइट का नाम है। अब आप पोइट की पिक्चर भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, थोड़ा सा पोइट के बारे में हमें जानना चाहिए। Being a student of English, we should know the few facts about the poet as well. This is William Butler Yeats है, ये W.B. Yeats है, W.B. Yeats, and he was born in वो born हुए थे 1865 में, and he died in 1939 में। वो एक आयरिश पोएट थे, दैट मीन्स ही वॉज फ्रॉम आयरलैंड। W.B. Yeats was an Irish poet। ये बेसिक फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। एंड दिस पोम द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री इज रिटन बाय W.B. Yeats। ओके, नाउ मूविंग ऑन। इंट्रोडक्शन हम पोम की देंगे। अब बेसिक जैसा कि आपने नाम से देखा, द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री। लेक आइल मीन्स आइलैंड, आइलैंड मतलब टापू। इनिस्ट्री एक जगह है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, आइल मीन्स आइलैंड, और ये लेक में एक आइल है। किस जगह में ये लेक है? इनिस्ट्री। इनिस्ट्री इज़ अ प्लेस। ओके, इनिस्ट्री इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस। सो द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पोम इज़, दिस पोम इज़ अ लिरिक। यह एक लिरिक पोइट्री है। लिरिक पोइट्री वो होता है, एक शॉर्ट पोम होता है जिसमें कि पोएट अपने इंटेंस फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। एंड लिरिक इज़ यूजली अ म्यूज़िकल पोएम। एक म्यूज़िकल पोएम होता है, शॉर्ट पोएम होता है। इस तरह के पोएम में जहाँ पोएट अपने थॉट्स को, अपने पर्सनल इमोशंस को एक्सप्रेस करे, उस तरह की पोइट्री को हम लिरिक पोइट्री कहते हैं। जिस तरह की जैसे कि ये वाला पोएम है, द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री। इन दिस पोएम पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्ट्री। पोएट लॉन्ग कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं उस शांति के लिए जो उन्हें इनिस्ट्री में मिलता था। इनिस्ट्री एक प्लेस है जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन गुजारा है। एंड इनिस्ट्री में ही हैज़ स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम देयर एज ए बॉय। और इनिस्ट्री कैसा जगह है? एक क्वाइट प्लेस है, शांत जगह है, पीसफुल है। एंड क्योंकि वो शांत और पीसफुल है, दैट इज़ द रीज़न पोएट वांट्स टू गो देयर। एंड पोएट हैज़ स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन दिस प्लेस। इनिस्ट्री में उन्होंने अपना बचपन बिताया है। वहाँ उनसे जुड़ा, उस प्लेस से जुड़ा उनके पास स्वीट मेमोरीज है। एंड दैट इज़ वाई द पोएट इज़ लॉन्गिंग टू गो बैक टू द लेक आइलैंड ऑफ इनिस्ट्री। दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द पोम। ये पोम में इस बारे में ही ये पोम है, द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री, रिटन बाय W.B. Yeats. Now we shall move on to the stanzas. And one more thing, this poem is of 12 lines. 12 lines की ये पोम है। 12 lines की पोम है। 3 stanzas है इस पोम में। 3 stanzas, 4 lines के। 3 stanzas into 4 lines, that means 12 lines की ये लिरिक पोम है, द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री, written by W.B. Yeats. Okay, so this is the first stanza. Just a minute, I will erase what I have written. मैं इसे erase कर देती हूँ पहले. Yes, now this is the first stanza. Okay, just a minute here. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and battles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. थोड़े से वर्ड मीनिंग्स हम देख लेते हैं जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी। अराइज मीन्स स्टैंड अप, केबिन मीन्स रूम, बैटल्स मीन्स ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस, वॉल्स। एक ट्विस्टेड स्टिक्स होती है जिससे कि हम फेंस बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, इस तरह का आपको समझ सकते हैं, जिसे हम एक घेरा बनाते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं। आपने शायद देखा भी होगा कभी गांव में या कहीं भी। इसे हम अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूँगी।
दिस इज नोन एज वैटल्स. एंड देन फर्दर मीनिंग आप और देख लीजिए. ग्लेड मीन्स क्लियर ओपन स्पेस. एक ओपन स्पेस रहता है, खुला मैदान टाइप का, उसे हम ग्लेड बोलते हैं. और इस पोएम में जो बी लाउड लिखा है, बी लाउड मीन्स द बजिंग ऑफ बीज. बीज के जो साउंड होते हैं, लाउड साउंड, वो अगर बहुत सारे बीज अगर वो बज कर रहे हैं तो वो जो साउंड होगा उसी को रेफर किया गया है बी लाउड ग्लेड. नाउ लेट अस गेट बैक टू द स्टैंजा. स्टैंजा पे वापस हम आते हैं. जस्ट गाइस, थोड़ा सा आगे हो गया है. एंड यस, वन मोर पिक्चर आई वांट टू शो यू. दिस इज वैटल्स, फेंसेस, वैटल स्टिक्स ये है, इसे आप देख सकते हैं. देन वी हैव दिस इज हनी बी. हनी हाइव है ये, हनी बी का हाइव, मधुमक्खी का छत्ता जिसे हम कहते हैं. ये आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी समझने में. नाउ द स्टैंजा 1. आई विल अराइज एंड गो नाउ. पोएट कहते हैं वो उठेंगे और कहाँ जाएंगे? इनिस्फ्री जाएंगे. वहाँ पे एक स्मॉल केबिन बनाएंगे. केबिन किससे बनाएंगे? क्ले से और वैटल से बनाएंगे. और वो क्या लगाएंगे वहाँ पे? 9 बीन रोज लगाएंगे. वो सेम के 9 रोज प्लांट करेंगे. इस तरह से वो 9 रोज में सेम प्लांट करेंगे. बीन खाने की चीज़ होती है, फलियाँ जिसको हम कहते हैं, वो लगाएंगे. एंड वो अपने यूज़ के लिए, अपने खाने के लिए हनी यूज़ करेंगे. हनी उन्हें कहाँ से मिलेगा? अ हाइव फॉर द हनी बी. वहाँ से मधुमक्खी के छत्ते से उन्हें नेचुरल प्योर हनी मिलेगा. और वहाँ पे कैसे पोएट रहेंगे? अकेले रहेंगे. इन द बी लाउड ग्लेड, मतलब कि जहाँ पे वो अपना घर बनाएंगे उसका जो खुला स्पेस होगा, जो खुला एरिया होगा प्रकृति के करीब, नेचर के पास, वहाँ पे उन्हें और कोई भी साउंड, कोई भी नॉइज़ नहीं सुनाई दे एक्सेप्ट फॉर द बजिंग ऑफ बीज. सिर्फ एक ही शोर उन्हें सुनाई देगा जो कि बीज के बज करने का साउंड होगा. क्योंकि वो जो हनी बी का हाइव बनाएंगे, जो छत्ता बनाएंगे, उसमें बहुत सारी बीज रहेंगी जिससे वो हनी उन्हें मिलेगा. और उसके बजिंग साउंड के अलावे उन्हें अपने घर के पास जो वो अपना केबिन बनाएंगे वहाँ पे उन्हें बजिंग ऑफ बीज के अलावे और कोई भी दूसरा साउंड नहीं सुनाई देगा. ऐसे जगह में इनिस्फ्री जा कर के वो ऐसा केबिन बनाना चाहते हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा में हम ये देख रहे हैं कि ये जो आई लिखा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई रेफर्स टू द पोएट विलियम बटलर ईट्स को. आई मतलब बटलर पोएट को डिनोट कर रहा है. एंड देन व्हाट डिड ही से? वो इनिस्फ्री जाना चाहते हैं. वहाँ पे वो स्मॉल केबिन, एक रूम बनाना चाहते हैं अपने लिए. कैसे बनाएंगे? क्ले और वैटल, स्मॉल वैटल स्टिक से बनाएंगे, जिससे कि विच आर यूज टू मेक द वॉल ऑफ फेंसेस ऑफ द केबिन. एंड क्योंकि उन्हें कुछ खाने की फूड की आवश्यकता होगी, तो वो फूड के लिए 9 रोज ऑफ बीन्स लगाएंगे नियर हिज रूम. ऑल्सो ही विल, उन्हें हनी कहाँ से मिलेगा? हनी बी हाइव से मिलेगा. एंड ही से जो वहाँ पे जो ओपन स्पेस रहेगा वह ही विल बिल्ड हिज रूम. वो किस साउंड से भरा रहेगा? बजिंग साउंड ऑफ द बी से. वहाँ पे वो अकेले रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, एक सीरीन ब्यूटी में रहेंगे. एक वहाँ पे उनको एक कामनेस की, एक ट्रैंक्विलिटी की, इनर पीस की अनुभूति होगी. ऐसे जगह में पोएट जाके रहना चाहते हैं. हम ये देख रहे हैं फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या बात कर रहे हैं? पोएट अपनी बॉडीली नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं. पोएट बात कर रहे हैं अपने नीड्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के लिए क्या चाहिए हमें? नीड्स ऑफ द बॉडी. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट नीड्स ऑफ द बॉडी की बात कर रहे हैं. पोएट बात कर रहे हैं फूड के बारे में बात कर रहे हैं. फूड उन्हें कहाँ से मिलेगा? 9 बीन रोज ऑफ बीन से मिलेगा. और हनी बी हाइव से उन्हें हनी मिलेगा. शेल्टर के बारे में बात कर रहे हैं. शेल्टर वो बना रहे हैं, स्मॉल केबिन वो बनाना चाहते हैं. ही विल बिल्ड अ स्मॉल रूम फॉर हिमसेल्फ. तो हम इस तरह से हम ये देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में पोएट इज टॉकिंग अबाउट द नीड्स ऑफ द बॉडी, दैट इज फूड एंड शेल्टर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द second stanza. I will erase this. Then moving on to the second stanza, stanza 2. And I shall just, yes, this is stanza 2. And I shall have some peace there. Peace कहाँ मिलेगा उन्हें? इनिस्फ्री में मिलेगा. For peace comes dropping slow. लेकिन peace जो शांति होती है वो gradually आती है, धीरे धीरे आती है. कैसे आ रही है? Dropping from the waves of the morning to where the cricket sings.
अभी वो मॉर्निंग का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मॉर्निंग को वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मॉर्निंग को मानवीकरण कर रहे हैं, मॉर्निंग का वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं मॉर्निंग को। वो बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मॉर्निंग जो सुबह है वो वील पहन के आ रही, वील एक तरह का नकाब होता है, वो पहन के आ रही। एंड वहाँ पे उन्हें क्रिकेट का सिंगिंग, क्रिकेट एक तरह का, क्रिकेट इज़ एन इंसेक्ट, क्रिकेट क्या है, एक इंसेक्ट है जिसकी आवाज़ को वो सिंगिंग ऑफ क्रिकेट बोल रहे हैं। फिर उन्होंने मिडनाइट में जो स्टार्स दिखेंगे, ग्लिमरिंग शाइनिंग स्टार्स दिखेंगे, वो उससे पीस मिलेगा उन्हें। नून का डिस्क्रिप्शन उन्होंने कैसे दिया है, पर्पल ग्लो बता रहे हैं। और इवनिंग विल बी फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, यानी कि लिनेट क्या होता है, लिनेट एक तरह का, लिनेट इज़ अ बर्ड। लिनेट क्या है, लिनेट एक बर्ड है, और वो बर्ड जब स्काई में फ्लाई करेगा तो वो जो सीन होगा, दैट सीन विल गिव हिम पीस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इस स्टैंजा में पोइट ने बहुत सारे इमेजरी की यूज़ किया, यानी कि उन्होंने बहुत सारे नेचर के इमेजेस का डिस्क्रिप्शन दिया जिससे कि उन्हें पीस फील होगा, मतलब पीस को वो फील कर पाएंगे। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गो टू इनिस्ट्री, वो क्यों जाना चाहते हैं, वो सिटी लाइफ से थक गए हैं और वो नेचर के पास जाना चाहते हैं जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया है। एंड अब मैंने जैसे आपने फर्स्ट स्टैंजा में देखा, ही वॉन्ट्स टू लिव अलोन, वो अकेले रहना चाहते हैं, और उन्हें क्या साउंड चाहिए, सिर्फ बजिंग ऑफ बीज का साउंड उन्हें चाहिए, उसके अलावा उन्होंने और किसी भी साउंड की बात नहीं की है। और वो पीस और ट्रैंक्विलिटी उन्हें जब इनिस्ट्री में जा करके मिलेगा जहाँ वो अपना केबिन बनाएंगे, तो वो पीस उन्हें मॉर्निंग से मिलेगा, क्रिकेट के सॉन्ग से मिलेगा, मिडनाइट में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के शाइनिंग ग्लिमर से मिलेगा, उसके शाइन से मिलेगा, नून के पर्पल ग्लो से मिलेगा, और इवनिंग में जो लिनेट्स बर्ड्स जो स्काई में उड़ेंगे उस सीन से मिलेगा। अब आगे चल के हम थोड़े वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, तो उससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग में। एक मिनट मैं इसे इरेज कर दूँ। yes now see this is cricket। ये क्रिकेट मैंने बताया, क्रिकेट इज़ एन इंसेक्ट, ये क्रिकेट है। एंड दिस इज़ लिनेट, लिनेट एक तरह का बर्ड होता है जिससे पोएट ने जिसके बारे में बात की है। दिस इज़ लिनेट एंड दिस इज़ क्रिकेट। मेल क्रिकेट की जो एक साउंड होता है दैट इज़, उसको हम कहते हैं सिंगिंग ऑफ क्रिकेट। नाउ वर्ड मीनिंग्स, वेल मीन्स, वेल इज़ पीस ऑफ fine material worn by women to protect or hide the face. What is a cricket? Cricket is an insect related to the grasshoppers but with a shorter legs. The male produces a characteristic musical chirping sound. इसी को हम singing of cricket बोलते हैं। फर्दर हम और मीनिंग देख लेते हैं। Linnet is a small brown and grey bird and glimmer means something which is shining. Okay, ये है glimmer means, glimmer का मतलब हियर वी हैव। सेकेंड स्टैंजा में पोएट बात करते हैं कि जब वो इनिस्फ्री में रहेंगे तो कैसा फील करेंगे, पीसफुल फील करेंगे। और फीलिंग ऑफ पीस इज़ फेल्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली। और फीलिंग ऑफ पीस उन्हें कहाँ से मिलेगा, मॉर्निंग टाइम में, व्हेन इट इज़ क्लाउडी एंड द व्यू इज़ नॉट वेरी क्लियर। जब वेदर क्लाउडी रहेगा, स्काई क्लाउडी रहेगा, बादल से भरा रहेगा, तो व्यू क्या होगा, क्लियर नहीं होगा। तब हमें ऐसा प्रतीत होगा कि मॉर्निंग ने एक नकाब पहन रखा है। मैंने बताया आपको मॉर्निंग का मानवीकरण हुआ है, मॉर्निंग को पर्सोनिफाई किया गया है। हमने फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है पोएट ने, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। मॉर्निंग ने क्या पहना है, एक वेल पहना है और अपने आप को छुपा लिया है, बादलों से छुपा लिया है, इसलिए व्यू क्या है कि इट इज़ नॉट क्लियर। देन इस सीन को देख करके पोएट कैसा फील करेंगे, बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे। फर्दर पोएट क्या कहते हैं, when the male cricket insect will sing that sound will bring him peace। मॉर्निंग का व्यू के बाद उनको क्रिकेट के सिंगिंग से पीस मिलेगा। और जब मिडनाइट होगा, जब वो ट्विंकलिंग स्टार्स को ओपन स्काई में खुले आसमान में जब वो टिमटिमाते तारों को देखेंगे, तब उनके शाइन से उन्हें पीस मिलेगा। और आफ्टरनून में जब सनलाइट का पर्पल ग्लो देखेंगे तब उन्हें पीस मिलेगा। इवनिंग में जब वो लिनेट बर्ड को आसमान में उड़ता हुआ देखेंगे, देन ऑल्सो द पोएट विल फील पीसफुल। इस तरह से हम ये देखते हैं सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने क्या बात की है। सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने नीड ऑफ द स्पिरिट की बात की है। हमारे आत्मा को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे आत्मा को पीस की ज़रूरत है। और पोएट ने सेकेंड स्टैंडर्ड में पीस के बारे में बात की है कि पीस पोएट को कैसे मिलेगा इनिस्ट्री जाने के बाद। ओके, इन नेचुरल ऑब्जेक्ट से पोएट क्या फील करेंगे, पीस फील करेंगे, क्वाइट फील, नेचर के क्वाइट में, नेचर के पास रह के ही विल फील हैप्पी एंड पीसफुल। इस तरह से सेकेंड स्टैंजा में पोएट इज टॉकिंग अबाउट द नीड ऑफ द स्पिरिट।
Okay, now moving on to the third stanza. Third stanza is, I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. पहले मैं आपको वर्ड मीन्स बता दूंगी, एक बात बताना है. पेवमेंट्स ग्रे, यहाँ पे ग्रे इज़ अ कलर ऑफ, ग्रे कलर सैडनेस को डिनोट करता है. तो यहाँ पे पोएट ने कलर क्या लिया है, पेवमेंट का. पेवमेंट मतलब फुटपाथ होता है, और ग्रे कलर यूज़ किया है ये डिनोट करने के लिए कि जो अर्बन लाइफ है, जो सिटी लाइफ है, दैट इज़ फुल ऑफ सैडनेस. एक आर्टिफिशियलिटी है वहाँ पर. एक सिटी लाइफ में लोग बिज़ी हैं अर्न करने में, ज़्यादा पैसे कमाने में. लाइफ बिल्कुल मटेरियलिस्टिक है वहाँ पर, नेचर से दूर है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है. लोग बिज़ी हैं, दौड़ भाग में लगे हैं, आर्टिफिशियल लाइफ है, ग्रीड है, डिसऑनेस्टी है, और अगलीनेस है. तो इन चीज़ों से इसलिए उनको डिपिक्ट किया है कि जब पोएट रोडवे में रहते, यानी कि कंक्रीट की सड़कें, सिर्फ बिल्डिंग्स, नेचर से बहुत दूर, बिज़ी इन मेकिंग मनी, और ज़्यादा पैसे कमाने हैं इस तरह, और ये सब करने में हम पीस से और ब्यूटी से और सीनिक ब्यूटी से, नेचर से बहुत दूर होते चले गए. इसलिए यहाँ पे ग्रे कलर को पोएट ने लिखा है, दैट डिनोट्स सैडनेस. अब थोड़ा सा हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जिससे कि आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे. यस, नाइट एंड डे मीन्स ऑल द टाइम. पोएट को ये जो इनिसफ्री में लेक का जो वाटर का साउंड, उसे नाइट एंड डे सुनाई दे रहा है. लैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग, हार्ट स्कोर मतलब द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट. तो इस स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, आइए देखते हैं. Poet is saying in this stanza, the poet says that now he will stand up and go to Innisfree. पोएट कहाँ जाएंगे, इनिसफ्री जाएंगे, क्योंकि नाइट एंड डे ऑल द टाइम द साउंड ऑफ द लेक वाटर्स, पानी, जो लेक में जो पानी है, जब वो किनारे को छूती है, एक साउंड क्रिएट होता है. दैट साउंड वो डे एंड नाइट उनके माइंड में रिपीट हो रहा, और वो सुन रहे हैं, जिससे वो इनिसफ्री की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. दिस साउंड अट्रैक्ट्स हिम टुवर्ड्स द लेक, और उनका एंड ही इज़ लॉन्गिंग टू गो टू द आइलैंड ऑफ इनिसफ्री, क्योंकि रात दिन उनके माइंड में उनको ये उनका जो वाटर का जो शोर से स्ट्राइक होने की जो लैपिंग ऑफ वाटर की जो आवाज़ आ रही है, वो उनको रातों दिन सुनाई दे रहा है, और वो लेक की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. वेर एवर ही इज़, कहाँ वो चाहे कहीं भी हो, ईदर स्टैंडिंग ऑन द रोड, या तो वो रोडवे में खड़े हो या फिर ग्रे कलर्ड पेवमेंट्स में हो, हर वक्त दिन रात उनको ये वाटर की साउंड सुनाई दे रही है. एंड ही हियर्स द साउंड डीप इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट, और ये साउंड इज़ रीचिंग टू हिज हार्ट, उनके हृदय तक ये साउंड जा रहा है. एंड ही इज़ लॉन्गिंग टू गो टू इनिसफ्री, उनको डिज़ायर हो रहा है, वो आकर्षित उसके तरफ हो रहे हैं लेक इनिसफ्री के तरफ. एंड देयरफॉर ही वांट्स टू गो टू लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. इस तरह से हम देख रहे हैं कि थर्ड स्टैंजा में पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट द मीटिंग ऑफ इनर लाइफ विद द फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि वो मेमोरी और रियलिटी का जो मीटिंग है वो दिख. मेमोरी क्या है, उन्हें इनिसफ्री के मेमोरीज है उस पोएट के पास. रियलिटी कहाँ है कि वो सिटी में है, सिटी में है, तभी ये सिटी के डिनोट किस वर्ड से का, दिस रोडवे एंड pavements grey denotes city life. That means in the third stanza poet is talking about the meeting of, I will write it down here, आप लिख सकते हैं, meeting of memory and just physical reality. I hope it is clear to all. थर्ड स्टैंजा में मेमोरी और फिजिकल रियलिटी की मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं पोएट. एंड ही इज़ लॉन्गिंग टू गो टू इनिसफ्री एज आई ऑलरेडी सेड. ओके, आई होप आपको पोएम समझ में आ रहा होगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोम. क्या क्या डिवाइस इसमें यूज़ हुए हैं. पोम की राइमिंग स्कीम है ABAB. एज आई सेड, पोएम इज़ ऑफ 12 लाइन्स ऑफ 3 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन. तो इस पोएम में फर्स्ट लाइन राइम कर रहा है थर्ड लाइन के साथ.
and second line is rhyming with the fourth line. मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बार दिखा करके फर्स्ट स्टैंजा में आप देखिए, ये इस पोएम की राइमिंग स्कीम है. राइमिंग स्कीम इज A-B-A-B. See, you can see here, I will arise and go to Innisfree. This is A, free. And small cabin building of clay and wattles made. This is B. Then this is A and this is B. See, free and B. First line rhymes with the third line. First line rhymes with the third line. Free, B. And second line made and glade. Third line rhymes with the second line rhymes with the fourth line. Okay. Made, glade, free, B. This is the rhyming scheme. A, B, A, B. What other devices have been used? There is also a literary device here used. Repetition हुआ है इस पोम में. देखिए, I will arise and go now. अब ये जो वर्ड्स हैं फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में, I will arise and go now, this is repeated in the थर्ड स्टैंजा में. ये रिपीट हुआ है अगेन. दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज रेपिटिशन. जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, आई विल अराइज एंड गो नाउ, फर्स्ट स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में एंड थर्ड स्टैंजा के भी फर्स्ट लाइन में रिपीट हुआ. दिस फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज रेपिटिशन. तो हमने क्या देखा कि रेपिटिशन यूज हुआ है. ओके, इस फिगर ऑफ स्पीच को रेपिटिशन बोलते हैं. मेरी स्पेलिंग गलत हो गया है, मैं इसको सही कर देती हूँ. Okay, first stanza के फर्स्ट लाइन में I will arise and go now, and again the same words are repeated in the third stanza के फर्स्ट लाइन में. This figure of speech is known as repetition. Okay, and personification मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग को पर्सोनिफाई किया गया है कि मॉर्निंग क्या ओढ़ के कैसे अपने आप को ढक लिया है उन्होंने, वेल से. उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. और दूसरा डिवाइस यूज़ हुआ है यहाँ पे, रेपिटेशन मैंने बताया आपको, पर्सोनिफिकेशन बता दिया. देन वी हैव एलिटरेशन. एलिटरेशन मैंने बताया था जब कॉन्सोनेंट साउंड लगातार आने वाले शब्द में रिपीट हो तो उसे हम एलिटरेशन बोलते हैं. जैसे कि हाइव और हनी भी फर्स्ट स्टैंजा में है, एच का रेपिटेशन, दिस इज एलिटरेशन. देन इन द थर्ड स्टैंजा आई थिंक इट इज़ लेक लैपिंग लो, इस एल का रेपिटेशन है, इसको हम बोलते हैं एलिटरेशन. लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस. सी, इन द थर्ड स्टैंजा L, this repetition of L is known as alliteration. Similarly, in the first stanza we have a repetition of H and H. This is also known as repetition, alliteration. See here, H and H. This is alliteration, repetition of the consonant sounds. Okay, now we have seen the literary devices. Now we come to the central idea of the poem. The central idea of the poem, The Lake Isle of Innisfree, is that nature is the healer of the soul. Nature क्या है, हमारे सोल का हीलर है. और it brings peace, prosperity, beauty, love and compassion. ये सारी चीज़ें, ये peace, prosperity, beauty, love, compassion, इस तरह की फीलिंग्स हमें नेचर के करीब रहने से मिल सकता है, जो कि अर्बन लाइफ में, सिटी लाइफ में नहीं मिलता. ऑन द अदर हैंड सिटी लाइफ इज़ फुल ऑफ अगलीनेस. सिटी लाइफ कैसा है, ग्रीडी है, वहाँ लालच है, सेल्फिशनेस है, रूड है, हर व्यक्ति मतलबी है, पोल्यूटेड है. नेचर में जितना साफ़ सुथरा है नेचर, एक वहाँ का एटमॉस्फेयर साफ़ है, और उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन सिटी में है. एंड विदाउट एनी कम्फर्ट, सिटी लाइफ में कंफर्ट नहीं है, इसलिए सॉलिट्यूड इज़ इन नेचर इज़ बेटर दैन सिटी लाइफ. पोएट यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट कर रहे हैं बिटवीन अर्बन एंड रूरल. अर्बन मतलब सिटी लाइफ में, एंड रूरल में एक कंपैरिजन है यहाँ पे. एंड पोएट सेज सॉलिट्यूड इन द नेचर इज़ बेटर दैन सिटी लाइफ. ये पोएट ने बताया है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द पोएम. उम्मीद करती हूँ आपको पोएम समझ में आया होगा, एंड होप यू लाइक्ड इट ऑल्सो. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.
कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछे कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई टू इट. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री written by William Butler Yeats, a poem prescribed in class 9. Hope you liked it. Thank you so much. We'll see you again.